प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 और हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है न्यायपालिका। बच्चों, पूर्व के कक्षाओं में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाना, उच्च न्यायालयों के बारे में जाना, जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी जान लिया है। आज बच्चों हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और जनहित याचिका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट से, जिसको शॉर्ट में FIR कहते हैं, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बच्चों, प्रथम सूचना रिपोर्ट को समझने के लिए आइए प्रतिमा की कहानी सुनते हैं। ये प्रतिमा एक काल्पनिक नाम है। झारखंड में रहने वाली एक छात्रा है और इसके चेहरे पर कुछ मंचलों ने तेजाब फेंक दिया, जिसको एसिड कहते हैं, जिससे उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया, जल गया। बच्चों उसे अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू किया गया। घटना की जानकारी होने पर प्रतिमा के माता पिता ने पहले अस्पताल जाकर अपनी बेटी का हाल जाना और समाज के दुश्मन इन मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बनाया। अस्पताल में उपस्थित सभी लोगों की राय भी यही थी कि ये लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। घटना के संबंध में थाने में FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां अदालत में फौजदारी कानून के तहत मामला चलता है। सजा दिलाने के लिए प्रतिमा के पिता ने एक वकील रखा जो अदालत में आरोपियों को सजा दिलाने में कानूनी पक्ष रखता है। आरोपी भी अपने बचाव में वकील रखा ताकि वह सजा पाने से बच सके। अंततः अदालत ने आरोपियों को इस अपराध के लिए दोषी पाया और उसे सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह अपराध होने के बाद सबसे पहले FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ता है। बच्चों, मान लीजिए कि आप सब्जी लेने बाज़ार गए हुए हैं और वहाँ आपकी साइकिल चोरी हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले थाने जाकर FIR दर्ज कराना चाहिए। FIR का मतलब है एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, जिसमें आपको अपना पूरा जानकारी यानी कि आपके पिता का नाम, आपका आधार संख्या, आपका पूरा पता देना पड़ता है। उसके बाद घटना की जानकारी देनी पड़ती है कि आप कितना बजे कहाँ साइकिल खड़ा किए थे और कितने देर के बाद आने के बाद आपका साइकिल वहाँ से गायब था। साथ ही अगर आपको किसी पर शक है या किसी ने देखा है कि कौन साइकिल लेकर गया है, तो उसका नाम भी उसमें लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो सिर्फ आप चोरी के बारे में कह सकते हैं कि मेरी साइकिल वहाँ से गायब हो गई है। तो ये जो पहला सूचना आप थाना में लिख कर दीजिएगा, यही कहलाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये थी बच्चों FIR की जानकारी। अब चलिए जानते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इससे पहले भी हम लोगों ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसको पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। बच्चों, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। इसके पिछले कक्षाओं में बच्चों हम लोगों ने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में जाना है
कि विधायिका कानून बनाती है और कानून को लागू करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम सरकार भी कहते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं है, मतलब उसकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, और ना ही वे इन संस्थाओं के स्वार्थ के लिए काम करती है। इन सब बातों से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुरुस्त रखने के लिए, यानी कि ठीक रखने के लिए, सही रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा तो होती है, लेकिन बाद में उन पर न्याय देने के संदर्भ में कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। नियुक्ति होने के बाद मान लीजिए जो नियुक्त करने में लोग शामिल थे वही अगर किसी अपराध में फंस जाते हैं तो वो अब इनको दबाव नहीं डाल सकते हैं कि उनके पक्ष में निर्णय दे सकें। पूर्व में भी हम लोगों ने जाना है कि न्यायाधीशों की एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इनको महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, जिसमें बहुत सी लोगों की सहमति होनी जरूरी है। तो बच्चों, ये थे स्वतंत्र न्यायपालिका की जानकारी। अब जानेंगे भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। बच्चों, आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ किसी भी बच्चा को कोई भी समस्या होता है तो वो शिक्षक और शिक्षिकाओं को जाकर बता सकते हैं। उसी तरह भारत के हर एक व्यक्ति को अगर किसी तरह की समस्या आती है, उनके साथ अन्याय होता है तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अदालत से न्याय मांगने का अधिकार है। न्याय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। न्यायालय की सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। कहने का मतलब है न्यायालय का दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुला है और सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और न्याय के लिए वहाँ लड़ सकते हैं। तो बच्चों, भारत का हर एक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। बच्चों, अब जनहित याचिका के बारे में जानेंगे। जनहित याचिका को अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं और शॉर्ट में इसे PIL कहते हैं। बच्चों, गरीब लोगों के लिए न्यायालय में जाना मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में अधिक पैसा और कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती है और उसमें समय भी काफ़ी लगता है। ऐसे व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो और उसका परिवार दैनिक मजदूरी से चलता है, उसे न्यायालय में जाने और न्याय पाने की उम्मीद में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में जनहित याचिका की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक लोगों की पहुंच न्यायालय तक हो सके। किसी व्यक्ति या संस्था को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति, इसके लिए आवश्यक नहीं कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था को यह लगता है कि किसी कानून या व्यवस्था से लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह जनहित याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। बच्चों, यहाँ समझ लीजिए कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर होता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना गया है। पत्र लिखकर और तार से भी अगर हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करते हैं कि इस तरह का मामला है और वह मामला अगर सही पाया जाता है तो यह याचिका वहाँ दायर हो जाती है और सुनवाई होता है। बच्चों, शुरुआती वर्षों में बहुत सारे मुद्दों को जनहित याचिका के द्वारा निष्पादित किया गया था। जैसे बंधुआ मजदूरों को
अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। बच्चों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही शुरू हुई थी। बच्चों, निम्न मुद्दों से संबंधित आवेदनों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। बच्चों, पहला है बंधुआ श्रम। बंधुआ श्रम, बंधुआ मजदूर ऐसे मजदूरों को कहते हैं जो मजबूर होकर या कर्ज में डूबने के कारण किसी का गुलाम बन जाते हैं। वो मालिक तब तक उसे नहीं छोड़ता है जब तक उसका कर्ज पूरा नहीं हो जाता है। तो इस संबंध में दूसरा, उपेक्षित बच्चे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका देखभाल कोई नहीं करता, उनका परिवार भी नहीं करता, बाहर के लोग भी नहीं करते। तो इनके लिए भी जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। तीसरा है बच्चों, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने या दैनिक कामगारों का शोषण तथा श्रम कानून का उल्लंघन। जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अगर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होता है और उनका शोषण होता है, समय से ज़्यादा काम लिया जाता है, भूखा रखा जाता है, पानी पीने वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। बच्चों, कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं करना या पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। महिलाओं पर अत्याचार होने पर भी, जैसे हमारे गांव में अभी भी डायन प्रथा को अपनाकर हत्या की जाती है या उन पर और कई तरह का अत्याचार किया जाता है, तो इस स्थिति में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सातवां है ग्रामीणों का सहग्रामीणों माने और दूसरे ग्रामीणों के द्वारा या पुलिस द्वारा उत्पीड़न या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के शोषण होने पर भी जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। आठवां है बच्चों, दंगा पीड़ित। कहीं दंगा हो जाता है, दंगा मतलब आपस में मार काट हो जाना, तो उस संबंध में भी जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। पारिवारिक पेंशन में भी, पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति में भी और पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में आपस में तालमेल है बच्चों, इसे पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। किसी भी जीव जंतु का कम हो जाने से यहाँ पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, जिससे यहाँ रहने वाले सभी जीवों को हानि हो सकती है। तो इसमें अगर कोई बाधा पहुँचाता है तो उस स्थिति में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। दवाओं के बारे में, खाद्य अपमिश्रण, खाद्य सामग्री मिलावट के बारे में, विरासत और संस्कृति के बारे में, प्राचीन वस्तुओं, वन एवं वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में भी ये जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के संबंध में भी बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है और आप चित्र को ध्यान से देखिए और उससे संबंधित बातों को ध्यान से सुनिए। ये चित्र एक में क्या दिख रहा है, ज़मीन पूरी तरह से फट गई है क्योंकि ये यहाँ बारिश नहीं होता है। ये चित्र का वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र ख में देखिए बच्चों कि यह सरकारी गोदाम है, अनाजों से भरा पड़ा था और बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था, मतलब चूहे खा रहे थे। चित्र ग देखिए, लोग बैठक कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया था कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के मौलिक अधिकारों में शामिल है। राज्य ने संसाधन कम होने के कारण
भोजन की उपलब्धता कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। इस स्थिति में भी राज्य बोल दिया था कि हम लोग के पास साधन नहीं है, हम लोग भोजन नहीं करा सकते हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की दलील, राज्य की इस बात को खारिज करते हुए आदेश दिया कि वह राज्य का दायित्व बनता है कि वह सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सभी को भोजन उपलब्ध कराए। चित्र घ में देखिए, हो सकता है आपका भी चित्र हो इसमें। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को रोजगार पैदा करने, मतलब काम लोगों को देने, राशन के सरकारी दुकानों के जरिए सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने और स्कूलों में दोपहर का भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए 2 खाद्य आयुक्त, मतलब 2 पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया। तो आपने देखा बच्चों कि जनहित याचिका दायर होने के बाद ही लोगों को भोजन मिलने लगा। बच्चों, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में अदालतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जो उदाहरण आपने चित्र में देखा, हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, जिसे मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस दिशा में केंद्र के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ठोस कदम है। हालांकि ऐसा देखने को मिलता है कि अदालतों में किसी मुकदमे का निर्णय होने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने कार्यपालिका एवं विधायिका पर अंकुश लगाने एवं लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। तो बच्चों, ये थी न्यायपालिका की बातें। हम लोगों ने इस पाठ में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला में अधीनस्थ न्यायालय, प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्वतंत्र नगर न्यायपालिका किसे कहते हैं और जनहित याचिका के बारे में समझने का प्रयास किया। बच्चों, आप पुस्तक को बार बार पढ़िएगा और साथ साथ लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा।